नमस्कार, आपके साथ मैं राधिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। इनेलो नेता अभय चौटाला के जेजेपी के बीजेपी में जल्द विलय वाले बयान पर जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पलटवार किया। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा। दिग्विजय के इस बयान का दिग्विजय के बड़े भाई और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी समर्थन किया। कुछ दिन पहले जिस तरह से एक निजी कार्यक्रम में ओपी चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था, तभी से चौटाला परिवार में सुलह होने की खबरें जोर पकड़ने लगी थी। लेकिन एक बार फिर दिग्विजय का यह दावा सियासी सुगबुगाहटों को तूल देने लगा है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चौटाला परिवार का कलह फिर आया सामने। विलय के नाम पर मचा बवाल। किसका होगा कहां विलय? जेजेपी का बीजेपी में या इनेलो का जेजेपी में विलय? चौधरी देवीलाल परिवार की लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। इस बार मुद्दा बना है विलय का, और इस बार इस जुबानी जंग की शुरुआत अभय चौटाला ने की है। वो तो भाजपा के भी के लोग हैं। आप बहुत जल्द ये भी सुनोगे कि जजपा का और भाजपा का गठबंधन में दोनों का विलय हो गया। ये विलय करेंगे बहुत जल्दी, ये लोग जो है भाजपा में शामिल। इनेलो नेता अभय चौटाला के जेजेपी के बीजेपी में जल्द विलय वाले बयान पर जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने पलटवार किया। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर पलटवार करते हुए ट्वीट कर यह दावा किया कि 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा। इसके लिए दिग्विजय ने बाकायदा समय भी निर्धारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय होगा। अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी दिग्विजय का समर्थन करते हुए दावा किया कि 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय होगा। इसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस लड़ाई में कूद गए। इससे पहले उस वक्त चौटाला परिवार में सुलह की अटकलें तेज हो गई थी, जब अपने ट्विटर अकाउंट से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला की एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो अपने दादा के पैर छूते हुए नजर आए थे। वहीं ओम प्रकाश चौटाला भी अपने पोते यानी दुष्यंत चौटाला के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते नजर आए थे। बता दें कि बुधवार को चरखी दादरी दौरे के दौरान अभय ने कहा कि जेजेपी का कभी भी भाजपा में विलय हो सकता है, जिसके बाद जेजेपी का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है और कुछ सोच के कहा होगा, और हम तो पहले ही कहते हैं कोई नई चीज नहीं। लोग हमारा विलय बीजेपी में कराने की बात करते हैं। पंजाब में तो उनका विलय जिनके विरोध में वो थे उनके साथ होता दिख रहा है जी। वो दिन दूर नहीं जिस तरह लोग छोड़ छोड़कर उनको जा रहे हैं और हमारे पास और मजबूती से आ रहे ही है। 2024 पे उस पे हम अमल करवाने का भी काम कर। चाचा भतीजे के बीच पहले भी घायल शेर और गीदड़ राज को लेकर जंग छिड़ चुकी है। एलनाबाद उपचुनाव के बाद अभय चौटाला ने कहा था, शेर घायल तो हो सकता है लेकिन गीदड़ राज नहीं कर सकते। इसके जवाब में दिग्विजय चौटाला ने जवाब दिया था कि जो लोग घर में जीतकर शोर मचाते हैं वो शेर नहीं बल्कि गीदड़ होते हैं। असली शेर तो चौधरी देवीलाल थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र से और प्रदेश से बाहर निकलकर चुनाव लड़े और जीते। भतीजों ने आरोप का जवाब देकर गेंद वापस चाचा के पाले में फेंक दी है। आगे चाचा भतीजे की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है या फिर बार पलटवार का सिलसिला यहीं थम जाएगा? देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये क्या चल रहा है? ये चाचा भतीजे की सियासत है या किस तरह की सियासत है? कौन सी सियासी ऐसी सुगबुगाहट है जिसकी ओर इशारा हो रहा है? ये केवल वार पलटवार है या वाकई कोई सियासी गणित है जिसे समझाने की कोशिश की जा रही है?
आइए इसे जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके लिए पैनल से मिलवाना होगा। हमारे साथ दीपक गहलोत है, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से। अनिल गोयल है, नेता बीजेपी। अनिल साहब आपका स्वागत करती हूँ। भाग सिंह दमदमा है, प्रवक्ता जेजेपी, आपका भी स्वागत है। आनंद बियानी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, सर आपका भी स्वागत है। सुखबीर तंवर, प्रवक्ता इनेलो, एक बार फिर सुखबीर जी हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। एक एक करके शुरुआत करेंगे, क्यों ना सुखबीर तंवर आप ही से शुरुआत कर ले। क्या चल रहा है ये ट्वीट वॉर है या क्या है? देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट किया और उस ट्वीट का जिस प्रकार से समर्थन दुष्यंत चौटाला जी ने किया, निसंदेह ये इन दोनों भाइयों की बौखलाहट का परिणाम है। और जिन लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के साथ गद्दारी करके इस प्रदेश की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, और अगर मैं बात करूं 2018 के सन की, उस वक्त जन जन की आवाज थी कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। उस आवाज को तोड़ने का काम किसने किया था मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार से ये हर रोज कभी फोटो लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, और जिस प्रकार से माननीय अजय सिंह चौटाला साहब ने भी जिस प्रकार की बात प्रेस में रखी, मीडिया में रखी, और उसका हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये जवाब दिया कि गद्दारों से कभी कोई समझौता नहीं होगा। ये सारी बातें अपने आप में आज जननायक जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव में चौधरी देवीलाल के नाम का सहारा लेकर और भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार भेजने की बात करी थी, और बाद में उसी की गोदी में जाके बैठ गई, ये कहीं ना कहीं उन मतदाताओं के साथ भी कुठाराघात करने का काम किया है जिन लोगों ने इनको वोट देके 10 सीट दी। मुझे लग रहा है आपने डिबेट का जो टॉपिक है वो बीच में से उठाया। दिग्विजय चौटाला के ट्वीट से कहानी की शुरुआत नहीं, मैं कहानी की शुरुआत अभय चौटाला के बयान से हुई है। उन्होंने पहले विलय वाली बात कही कि जेजेपी का बीजेपी में विलय हो जाएगा। अनामिका जी निसंदेह जिस प्रकार से मैं शुरू से ही कर रहा हूं। जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, जो भ्रमित होके इनके साथ चले गए थे, हर रोज आप पिछले 2-3 महीने का अगर देख लें, हर रोज जननायक जनता पार्टी के लोग इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो रहे हैं। उसी से कहीं ना कहीं ये भयभीत हैं और इसीलिए इस प्रकार की ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जब राष्ट्रीय सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस बात को सिरे से खारिज कर चुके हैं, फिर ये सुबह उठते ही पता नहीं, मुझे तो यही नहीं पता ये इनकी अवस्था क्या है। पता नहीं नशे की हालत में दोनों भाई, किस हालत में जो उल्टी सीधी बचकानी बात करते रहते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। आप डिप्टी सीएम के लिए कह रहे हैं कि वो नशे की हालत में ऐसा बयान दे रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं सुखबीर तंवर साहब? बाग सिंह दमदमा जवाब दें। बाग सिंह दमदमा, ठीक है, नहीं रुक जाइए रुक जाइए ना तंवर साहब, जवाब तो ले लीजिए। ये तो कोई व्यक्ति नशे नहीं कर सकता, जवाब तो ले लीजिए। बयान तो वैसा अभय चौटाला ने भी दिया था। सुनिए, हाँ बाग सिंह साहब सुनिए। बाग सिंह जी, तंवर साहब आप इतने प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के ऊपर बैठे हैं, कृपया शब्दों का चयन तो ठीक रखिए। पार्टी की हालत जो है, लेकिन आप शब्दों का चयन ठीक नहीं कर रहे, तो बात किसके सामने आ रही है? हम सदा आपको आप कहकर बात करेंगे। सुनिए तंवर साहब, मुख्यमंत्री के प्लीज आप लोग अपनी बात रखिए। पूरे पैनल से रिक्वेस्ट है, आप दोनों चुप हो जाइए, आप दोनों चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। भाग सिंह जी रुकिए, तो तंवर साहब आप भी रुकिए एक सेकंड। शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ख्याल यहाँ रखना होगा। मुझे लगता है कि हम मर्यादित शब्दों में भी बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं। क्या चल रहा है हम वो बात कर रहे हैं। अगर नशे की बात है तो सभी ने ही नशे में बयानबाजी की है क्या? क्योंकि एक ही बात दोनों पक्ष कह रहे हैं। इस तरह की बातें हम एक उप मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, हम प्रदेश के उप मुखिया के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सोच कर बोलिए। भाग सिंह जी जवाब दीजिए।
मैं जवाब देता हूं। अनामिका जी, मैं विद फैक्ट बात करूंगा, मैं हवा में कहीं भी बात नहीं करूंगा। देखिए, एक प्रक्रिया है इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, बहुत इसकी खूबसूरती है कि एक मापदंड तय करता है कि कौन सी पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन रहती है, किस पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन नहीं रहती। मैं आपको बता दूं कि 2014 में पार्टी ने जब आईएनएलडी थी तो अच्छी सीट थी, अच्छा वोट बैंक था, लेकिन जब 2019 का चुनाव आया तो ये वोट प्रतिशत इनका जो था प्रदेश के अंदर वो 2% के लगभग रह गया। लेकिन क्या होता है कि 8% वोट लेने होते हैं उसकी अपनी जो रिकॉग्नाइजेशन है उस पार्टी को बचाने के लिए, और उसके साथ ही मैं बताऊं आपको कि 6% वोट के साथ 2 विधानसभा सीट जीतनी होती हैं। यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो 1 लोकसभा सीट जीतनी होती है और 6% मत वैलिड वोट लेने पड़ते हैं प्रदेश के अंदर, यदि अपनी रिकॉग्नाइजेशन उन्होंने बचानी है। तो आईएनएलडी इन दोनों के ऊपर फेल हो चुकी है। एक और है इसके ऊपर, यदि 2019 के चुनाव में इन्होंने इतने मत नहीं प्राप्त किए तो चुनाव आयोग उस बार में इनकी मान्यता खत्म नहीं करते कि जिस बार इन्होंने वोट कम लिए। 2019 के बाद अगला चुनाव आता है 2024 का, और जिस प्रकार से इनकी हालत है, रोज आईएनएलडी के लोग छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपको ऑन चैनल के ऊपर कहता हूं कि 2024 के अंदर भी ये अपनी 2%, 2.5% वो 8% को नहीं छू सकते। अरे बहुत है, अरे सुनो साहब, बहुत लोग आपके जा चुके हैं, आप सुनने का दम ही नहीं रखते। आप फैक्ट के ऊपर आ जाइए, आप मुझे रिकॉग्नाइजेशन बताइए आपकी कैसे बचेगी। आज आप रिकॉग्नाइज नहीं, उस लेवल पर नहीं है, तलवार लट गई है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? आप लोग एक पैनल में बैठे हैं या नहीं सर? सर, आप लोग समझ रहे हैं आप लोग किस तरह की हरकत कर रहे हैं? प्लीज हमें एक अलग तरीके से एंटरटेन नहीं करना है हमारी आवाम को। प्लीज, आप दोनों बहुत बुद्धिजीवी हैं, प्लीज आप दोनों बुद्धिजीवी हैं। प्रभु तंवर साहब शांत हो जाइए प्लीज सर, ऐसे 1 to 1 नहीं होगा। 3 मेहमान मेरे पास और है जिनसे अभी हलो आए भी नहीं हुआ है। आप लोग आपस में ही भिड़े जा रहे हैं एक एक करके। तंवर साहब, आपकी बारी खत्म हो गई है, कृपया एक कलम हाथ में रखिए। अगर आपको लग रहा है कुछ नोट करें, अपनी बारी में बोलिए। आपने भी कहा है सर, आपने भी तो कहा। 1 सेकेंड भक्त सिंह जी रुकिए। तंवर साहब, आपने कहा रोजाना जेजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, नाम आप गिना दीजिए ना, आप गिना दीजिए ना नाम। ऐसा थोड़ी होता है, बाकी के 3 लोगों के पास ना जाऊंगा। नहीं, मैं तो पूरी लिस्ट दे दूंगा अभी। आप बोलिए नाम बोलिए, नाम ठीक है बोलिए। भक्त सिंह जी रुक जाइए, रोज आ रहे हैं, बताइए। मैं कह रहा हूँ रोज आ रहे हैं। तो वो भी तो वही कह रहे हैं ना, नाम बताइए ना, नाम सर, नाम बताइए। अगर नाम है बोलने के लिए तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़िए। इनका नाम बताइए। मैंने चुप करा दिया भक्त सिंह को, आप नाम बताइए ना। इंस्टेंटली नाम नहीं बता सकता, लेकिन हर तो आप कैसे नाम पूछ रहे हैं? फिर आप क्यों डिबेट को नहीं रुक जाइए ना, फिर आप बोलने दीजिए ना, आगे बढ़ने दीजिए ना। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, आपने पूछा, एक भी नाम बता दीजिए। और ये बोले आप क्या बात कर रहे हैं? रुक जाइए ना, अब आप रुक जाइए, अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। हमारा कोई आप प्लीज अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। इतना वक्त आपको कम नहीं लगा सर, प्लीज अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। हमारे पास दमदमा सिंह के बाद भी, भाग सिंह दमदमा के बाद भी 3 और मेहमान हैं। मैं आपके पास तभी आऊंगी, आप प्लीज अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। भाग सिंह जी जल्दी खत्म करें, क्या हो रहा है ये? बस मैं तो इतना बता रहा हूं कि मैं तो, मेरे बड़े भाई हैं, कभी इंटरप्ट नहीं करता। मेरा इतना कहना है कि मैं विद फैक्ट बात कर रहा हूं कि जो चुनाव आयोग के, भारत के जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसका मत प्रतिशत मान्यता बचाने के लिए आईएनएलडी खो चुकी है, और एक बार इनको अभी इनके ऊपर तलवार लटक रही है। 2024 की सही बात कही। जेजेपी अब दोनों भविष्यवाणी करने लगे हैं, आप लोग भविष्यवाणी करने लगे हैं। नहीं, मैंने बताया आपको। देखिए जब राजनीति अगर आप बात कहें तो भविष्यवाणी की बात नहीं है, हमने तो विद फैक्ट बात कर रहे हैं। अनामिका जी विद फैक्ट बात कर रहे हैं। ये अपनी वोट प्रतिशत बताइए, अपनी बारी में ये वोट प्रतिशत बता दे। ये खूबसूरती मैंने अनामिका जी ये कहा है कि हर राजनीतिक दल के लिए एक मापदंड तय कर रखती है कि यदि आप इतने वोट लेते तो आपकी मान्यता रहेगी। और पिछले 19 में मान्यता खो चुकी है, सिर्फ इनको 2024 आप लोग पहले ये क्यों नहीं बोले? देखिए सुनिए, अभय चौटाला के बाद बिठाया। नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ आज क्यों बोलने का सबसे बड़ा कारण है कि जो इन्होंने एक बात छेड़ी थी। अभी मेरे तंवर जी, अनामिका जी 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड लूंगा। अनामिका जी मुझे, अनामिका जी सिर्फ 30 सेकंड। सबसे पहले क्या हुआ था
कि इन्होंने एक बात कही थी कि गोहाना रैली में सरकार बन रही थी इन्होंने। आज ये खुलकर बात सामने आ चुकी थी कि अभय सिंह चौटाला पार्टी पर कब्जा कर चुका है, ओम प्रकाश चौटाला जी से उन्हें कोई सरोकार नहीं। आज नफे सिंह राठी जी वो बात बोल चुके हैं इनके अध्यक्ष कि भविष्य का मुख्यमंत्री अभय सिंह होंगे। तो चौटाला साहब कहाँ है? वो तो तिहाड़ से जब अंदर जब उसमें बोलते थे कि मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, आज ओम प्रकाश चौटाला जी कहाँ गए? आज ओम प्रकाश चौटाला जी कहाँ गए? आज अभय सिंह चौटाला जी को ये मुख्यमंत्री पेश करते हैं, यही तो तोड़ने वाले हैं पार्टी को। अरे भाई अब आप दूसरे नंबर आना। आपके गठबंधन भाई है, बोले दीजिए। अनिल जी जेजेपी का विलय बीजेपी में होने जा रहा है। अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा स्पष्ट करना, सब राजनीतिक दल के अपने अपने विचारधारा होती है, अपने अपने काम करने की शैली होती है। ठीक है, हाँ। निश्चित तौर पर अभय चौटाला जी ने आगे बढ़ करके बोल करके वातावरण को खराब करने का प्रयास करा। और जो जेजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, एक निश्चित तौर पर जिन पार्टियों का जनाधार खत्म होता जाता है, जिन पर वो अपने आप ही विलुप्त होती जाती है। अब उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा राम गोपाल की पार्टी का विलय हुआ। तो जो चीज राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई दे रही है और अभय चौटाला जी ने जो कुछ कहा है उसके बदले में जो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है, तो निश्चित तौर पर उनकी बात का जवाब है। वैसे ये आपस का मामला, इनका पारिवारिक मामले में इनको अपने हिसाब से फैसले लेने चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर जो सच्चाई है, जिस पार्टी का जनाधार घटता है, जो पार्टी का जनाधार कम होता जाता है, वो पार्टी विलुप्त होती है और चुनाव आयोग भी उसकी मान्यता रद्द करता है। ये बिल्कुल कानूनी बातें हैं, हम इनके विवाद में नहीं पढ़ना चाहते। और जहाँ जेजेपी का बीजेपी में विलय का सवाल है, मुझे नहीं लगता अनिल गोयल जी कि ये पारिवारिक मामला है। जेजेपी और बीजेपी का विलय हो जाएगा, जेजेपी बीजेपी में समाहित हो जाएगी, ये पारिवारिक मामला नहीं है। नहीं अनामिका जी, जेजेपी और बीजेपी का जो मामला है वो जेजेपी को अपनी पार्टी का फैसला जेजेपी को लेना है, बीजेपी को बीजेपी का फैसला लेना है। अगर जेजेपी बीजेपी में आना चाहती है तो वो अलग विषय है, लेकिन आज कोई वो स्थिति नहीं कि आपस में दोनों पार्टियों को विलय हो रहा है। दोनों पार्टी एक गठबंधन में सरकार चला रही है, अच्छी सरकार चला रही है, तालमेल के साथ सरकार चला रही है। इतना ही बहुत है, हम किसी भी पार्टी को अपने विलय नहीं करते। अगर कोई पार्टी आना चाहती है वो सेकेंडरी बात है, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि जेजेपी बीजेपी में आ रही है। फिलहाल ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन। ठीक है, मैं आ रही हूँ आनंद बियानी जी आपके पास। चचा भतीजे की इस बयानबाजी को, या भविष्यवाणी में कहूँ, भविष्यवाणी ही है, भविष्य की बात हो रही है, इसे प्रदेश कांग्रेस कैसे देखती है? अनामिका जी, वैसे तो मेरे को लगता है कि दोनों प्रवक्ता जो है, बाग सिंह जी है, सुखबीर जी है, बिना मतलब आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है। पहले अजय चौटाला जी का बयान था, आज उनके बेटे दिग्विजय चौटाला का बयान है। अजय चौटाला जी ने क्लियर अपने बयान में कहा कि आईएनएलडी रहेगी और हम दोनों साथ होंगे। हाँ। अभी 15 दिन पहले की बयान तो ज्यादा दूर की बात नहीं है। उसके बाद में अभय सिंह चौटाला ने उसका खंडन किया। अब दिग्विजय चौटाला का भी इसी प्रकार का बयान है। नहीं, इंतजार कीजिए बात सिंह जी अपनी बारी। तो कुल मिला के आप बयान सुनवाइए। नजर है भाई, मेरी बात पूरी सुन लेना एक बारी। कुल मिला के ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि परिवार पूरा एक है, क्योंकि मैं सिरसा से बिलोंग करता हूं और इलाहाबाद चुनाव में वो सारा रूप देख चुका हूं। जब अभय सिंह जी चौटाला की चुनाव था, पूरा परिवार इंटरनल एक था, इस बात में कोई दो राय नहीं। और मैं चौधरी देवीलाल जी का इसलिए सम्मान करता हूं कि वो कांग्रेस से भी रहे और मैं अभय सिंह जी के भी साथ पढ़ा हूं और अजय सिंह जी हमारे सीनियर रहे। तो मेरे भाई ये दोनों कोई बात नहीं, राजनीतिक तौर पे हमारे विचार अलग है। आज अपने दादा के नाम पे दोनों परिवार गेम खेल रहे हैं, परंतु सच्चाई है कि दोनों के दोनों बीजेपी की टीम है। दिग्विजय चौटाला जी ने जो बयान दिए या अजय चौटाला जी ने बयान दिए, अभी कल या परसों के पंजाब के थे, मैंने बयान पढ़े चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, जो कि हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री है, उम्र में मेरे से छोटे, पर आदरणीय इसलिए है कि वो उप मुख्यमंत्री है हरियाणा के। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 4 पीढ़ी से देवीलाल जी का परिवार जो है भाजपा से गठबंधन के साथ चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। आज ये स्थितियां क्यों बोलने की क्या जरूरत पड़ी? कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई न कोई गड़बड़ तो चल रही है। ये आम जनता के मन में शंका की बात है कि आज दुष्यंत चौटाला को आज की डेट में ये बयान क्यों देना पड़ा।
तो पारिवारिक नहीं, आनंद जी आनंद जी इसमें आपको दाल में काला क्या नजर आया? गठबंधन में चल रही है सरकार, आगे भी चलती रहेगी, बहुत जनरल बात नहीं है क्या? इसमें मतलब दाल में काला कहाँ दिखा आपको? मुझे थोड़ा समझा दीजिए, शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ। चलो मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, पहले अजय चौटाला जी का बयान आया इसी विषय में, आज दिग्विजय चौटाला का बयान आता है इसी विषय में, और जबकि दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं हम भाजपा के साथ रहेंगे, आगे भी और आज। ये क्लियर है। इलाहाबाद चुनाव के अंदर आपकी टीमें भी यहाँ आई हुई थी, मैं भी उनसे मिला हूँ, और उन्होंने एनालाइज किया कि पूरा परिवार एक है। देखो वो बीजेपी में बैठा है, चौधरी रणजीत सिंह की बात करें, कि चौधरी दिग्विजय सिंह की बात करें, कि चौधरी अभय सिंह की बात करें, कि चौधरी अजय सिंह की बात, इंटरनल परिवार एक है, परिवार को आपका कोई नहीं देखना चाहता। तो आज हम प्रवक्ता इन दोनों भाई जो बैठे हैं, मैं कहता हूँ क्यों लड़ रहे हैं यार? आगे आने वाला समय आप दोनों ने एक होना ही है, और आप दोनों के दोनों बीजेपी की टीम हो। तो आप ये कह रहे हैं नहीं आप ये कह रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला ठीक कह रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में इन लोग का बीजेपी में ट्रांसफर कराते हो। भाग सिंह जी, आपने पवार साहब को नहीं बोलने दिया था, बिल्कुल नहीं बोल सकते। जिताते। ठीक है, दीपक गहलोत जी, भाई मेरी बात पूरी हो जाता है। ये दोनों के दोनों जना आपस में टीवी पे लड़के या अखबारों के माध्यम से लड़के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, हमारे जैसे प्रवक्ता को मूर्ख नहीं बना सकते, या कांग्रेस पार्टी को मूर्ख नहीं बनाते। मैं 82 से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा और प्रवक्ता रहा हूँ। आपको कोई नहीं बना सकता सर, हम बैठे यहाँ पर। कहाँ गई है आप? वोट वहाँ पे वोट कहाँ गई? भाग सिंह जी, रुक आनंद जी, आपकी वोट कहाँ गई इलाहाबाद के अंदर? भाई मेरी तरफ उंगली, मेरे भाई मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मेरी तरफ उंगली उठाने के बजाय आप अपने आप में एनालाइज करो कि ये दोनों भाइयों ने ठीक है, जरा रुक जाइए, आप लोग हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। आप इलाहाबाद में एनालिसिस करो पहले। नहीं, पहले यहाँ जो विश्लेषण देते हैं उनका विश्लेषण तो सुन लीजिए आप लोग, ये जरूरत नहीं आप लोगों को किसी की, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? दीपक गहलोत जी, क्या हो रहा है ये? अनामिका जी, अभी मैं सुखबीर जी को सुन रहा था, मैं लाइन से बात करता हूँ। पहले सुखबीर जी ने बोला, फिर दमदमा जी ने बोला। सुखबीर जी कह रहे थे कि 2018 में पूरा प्रदेश कह रहा था कि इनेलो की और बीएसपी की गठबंधन में सरकार आ रही है। तो सुखबीर जी, आप एक बार ये बताना मुझे जरा, बीच में मत बोलना, बाद में बोलना, पहले बात पूरी सुनना। पहले तो आप मुझे ये बताना कि ऐसा क्या हो गया कि दोनों भतीजों के जाते ही आपकी सीट सिर्फ एक पे सिमट गई, एक पे सिमट के आप आगे, बाकी 95% सीटों पे आपकी जमानत भी नहीं बची। अगर दोनों भतीजों में इतना दम था तो चाचा फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए क्यों जिद कर रहा था? ठीक है, उसके बाद दमदमा जी की बात करते हैं। दमदमा जी, आप बता रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा और पूरी इनेलो का विलय कर लेंगे। आप लोगों को भी ठीक है, लग रहा था कि दुष्यंत आएगा, शेर आया, वही वाली बात हो गई आप लोगों के साथ भी। 10 सीटों पे आप सिमट के रह गए। वो तो परिस्थिति इस प्रकार की बन गई जो आप लोगों को डिप्टी सीएम का पद मिल गया। 13 महकमे आपके डिप्टी सीएम साहब लेके बैठे हैं। तो ये परिवार की पार्टियां हैं, और आने वाला समय जैसे, और अभी अनिल गोयल जी ने उसके बाद कहा कि इनकी तो जो योग्यता है वो योग्यता ही समाप्त हो रही, तो इलेक्शन कमीशन इनकी योग्यता समाप्त कर, पार्टी का जो सिंबल इनको मिला हुआ वही खत्म हो सकता है। इसमें भी सच्चाई है। और लेकिन अनिल साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियां विलय कर सकती हैं, क्योंकि जिन पार्टियों में नेता बनने की योग्यता सिर्फ और सिर्फ किसी का पुत्र होना होता है, जो परिवारवाद के ऊपर चलती है, उन पार्टियों को वो पार्टियां नहीं होती, वो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है। और आज पूरे देश में सभी पार्टियों की जो परिवार की पार्टियां थी, उनकी हालत यही हो रही है। तो फाइनली अगर इनको अपनी पार्टी बचाने की अगर बात आएगी तो ये विलय कर लेंगे आपस में, ये विलय हो सकता है दोनों का। इसमें दिग्विजय चौटाला जी ने ठीक कहा है, जब इनके ऊपर अगले चुनाव से पहले जब पूछा जाए कि आपकी योग्यता नहीं बचती, तो उस समय पे ऐसा हो सकता है कि अब चौटाला जी साष्टांग इनको अपनी पार्टी को जेजेपी में विलय करके अपनी पार्टी को बचा ले। उसके बाद आनंद बिहानी जी कह रहे हैं, आनंद बिहानी जी, परिवार एक नहीं है, ये आप समझिए। जब परिवार बढ़ता है, जब पीढ़ियां बदलती है ना, तो लोग आपस में बिखरने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने आदित्य चौटाला जी को साइड में करा, ये हकीकत है, आप इस चीज को जान सकते हैं। डॉक्टर केवी सिंह के अमित सियाग को जब डबवाली हल्के से विधायक बना था, तो वहां से उसके सामने आदित्य चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे।
और जब आदित्य चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे तो डॉक्टर केवी सिंह ने किसको सपोर्ट किया था एलनाबाद हल्के में, और डबवाली हल्के में अभय सिंह चौटाला ने किसको सपोर्ट किया था। ये सर्वविदित बात है। एलनाबाद सिर्फ एलनाबाद और डबवाली का नहीं, सिरसा जिले का एक व्यक्ति इस बात को जानता है। और दूसरी बात कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने भी, हुड्डा साहब ने क्या किया इस बार पवन बेनीवाल जी के साथ क्या हुआ कि हुड्डा साहब ने, डॉक्टर केवी सिंह ने क्या किया, अमित सियाग जी ने क्या किया। अमित सियाग तो एलनाबाद उपचुनाव में चुनाव इंचार्ज थे, वो एक दिन भी नहीं नजर आए। उन्होंने क्या किया, तो अभी जो नीचे दाल में काला है, दाल में काला है, अगर दाल आप लोगों की साफ होती तो आज आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको उत्तर प्रदेश छोड़ के और केरला से चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। और अगर केरला से भी चुनाव लड़ा और आज उत्तर प्रदेश उनका पुरानी सीट है, उसके होते हुए वो आज देश के अंदर मौजूद नहीं है। आप देखिए, जब पूरा जिस प्रदेश से वो रिप्रेजेंट करते थे उस प्रदेश में चुनावी घमासान मचा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी की मौजूदगी नहीं है कहीं पे। तो आजकल तो सबका ऐसा ही हाल हो रखा है। और रही अभय चौटाला जी की बात, नफे सिंह जी की बात की 2022 में हम सरकार बना लेंगे और अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे, मुझे आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है ये सब ख्याली पुलाव है। ये किसी का, ये अपने कहने के लिए, अपने समर्थकों को जोड़े रखने के लिए कुछ भी कह दे। जिस व्यक्ति के पास एक सीट बच गई वो क्या अपनी सरकार बनाएंगे, और उस सीट पे इस बार पसीने आ गए और इधर उधर के साम दाम दंड भेद लगा के अपनी सीट बचानी पड़ी। आज वो वहां पे नए नए चेहरे खड़े हो रहे हैं। एक मीनू बेनीवाल जी वहां पे आए हुए हैं, उनको अभय चौटाला जी क्रिटिसाइज करते हैं कि समाज सेवी बने फिरते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारा गठबंधन है ये सच में बहुत रोचक हो रहा है और देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में क्या होगा। अभय चौटाला मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हैं। बहुत, अभय चौटाला जी तो 2004 से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो, अनामिका जी मैं आपको कहता हूं, अभी थोड़े दिनों के बाद जब आय से अधिक संपत्ति के केस खुलेंगे तब ये कहां जाएंगे। अब अजय चौटाला जी ने तो अपने दोनों पुत्रों को आगे कर दिया राजनीति में। अभय चौटाला जी अपनी कुर्सी की उसमें बैठे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, अपने दोनों लड़कों को भी घर पे बिठा रखा है। तो इसी प्रकार से ये सारा सिस्टम चलता रहता है। लोग ऐसे ही आते रहते हैं, सबके एक स्टार्स का गेम होता है, थोड़े दिन तक चलता है और फिर किसी न किसी कारणों से वो पीछे हट जाते हैं। सुखबीर का जवाब देखिए, जिस प्रकार से अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब ने जिस प्रकार से बात करी, मैं इनकी किसी बात को कोई बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता, क्योंकि लगता है कि इनका जो निष्पक्ष आकलन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो रिकॉग्निशन है वही रद्द हो जाएगी, तो मैं इनको बता दूं, वो जब इनिशियल स्टेज पे जब रिकॉग्नाइज रजिस्टर होती हैं पार्टियां और जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होती चुनाव आयोग से, उस वक्त तक ये 6% और ये जो आलतू फालतू बात जो चुनाव जो विश्लेषक साहब ने और बाघ सिंह दमदमा जी ने करी है, मैं तो इनको निवेदन करूंगा, आप में पते की बात केवल इनेलो करती है, एक्सपर्ट जो है वो आलतू फालतू बात कर रहे हैं। नहीं, क्या निवेदन कर रहे हैं सुखबीर जी? एक बार फिर से कीजिए आप निवेदन, मैं सुन नहीं पाया आप विश्लेषण को आलतू फालतू कैसे कह सकते हैं? आपको क्या लगता है इस बात पर आलतू फालतू बातें होती हैं? मैं एक बात और सुखबीर जी से पूछना चाहूंगा। सुखबीर जी 2019 में, नहीं आप सुनिए, मेरी बात को संजीदगी लेते हैं नहीं लेते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बात को तो संजीदगी से आपके हल्के के लोगों ने नहीं लिया। 1500 वोटों में सिमट गए थे आप। दीपक जी बोलने दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, आप अपनी बात कह लो, कोई बात नहीं, मैं उसके बाद आप स्वयं 1500 वोटों पे सिमट गए थे सुखबीर जी इस चुनाव में। ठीक है, आपकी बात को संजीदगी से कौन लेता है कौन नहीं लेता, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं आप अपनी बात कह लो पहले। तो कह ली मैंने, तो आप ही कहते संजीदगी से नहीं लेता हूं। सच्चाई तो कड़वी होती है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो उसका क्या कर सकते हैं? अब शांति का दान दो। बिल्कुल, पूरा शांति का दान देंगे ढंग से, बिल्कुल बोलिए आप। हाँ, रखिए अब शांति रखिए। अब अनामिका जी, मैं बाघ सिंह जी को और जो चुनाव विश्लेषक, जो राजनीतिक विश्लेषक साहब आपने बिठाए हैं, मैं इनको कहना यह चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के इनकी रिकॉग्निशन रद्द होने के बारे में बात करी, वो इनिशियली जब कोई पार्टी रजिस्टर होती है उस वक्त की बात है। मैं तो इन दोनों साथियों को कहना चाहूंगा
कि ये अपना कानूनी और चुनावी पूरा ज्ञान बिखेर लें और इंडियन नेशनल लोकदल की जो रिकॉग्निशन है उसको रद्द करा दें। ये सब उल जुलूल बेफिजूल की बात है, इनका कोई औचित्य नहीं है। शायद इनको जो चुनाव आयोग के चुनाव के जो नियम है उनसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही सब हवा हवाई बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कहना यह चाहता हूं, जिस प्रकार से जो आज का विषय है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन में जिस प्रकार से विलय की अभय सिंह चौटाला जी ने बात करी, उसके पीछे बहुत मजबूत आधार है। लॉकडाउन में जो शराब घोटाला हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, और जो सर्वप्रथम किसान के पे जो लाठीचार्ज हुआ, ये जो जब इन काले कानूनों का विरोध हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, और 13 महीने तक उचाना में कौन नहीं जा पाया, इसका वो गृह निर्वाचन क्षेत्र है। इसके अलावा एलनाबाद चुनाव की अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हलोपा और कांग्रेस ने मिलकर ये चुनाव लड़ा और इनके खिलाफ एक ही आदमी था, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला। साम दाम दंड भेद, जो लोकतंत्र में गलत से गलत हो सकता था क्या एलनाबाद में नहीं हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या आया, ये खुद पे चिंतन करें, उसके बाद बात करें। और रही बात राजनीतिक की, जो उतार चढ़ाव राजनीति में आते जाते रहते हैं, ये कोई विषय नहीं है। जिस प्रकार से इनका व्यवहार है जननायक जनता पार्टी का, और जिस प्रकार से इनके जो वरिष्ठ साथी इनको छोड़ के जा रहे हैं, मुझे कहने की बात नहीं। जिस प्रकार से नकली दादा को भी इन्होंने ठिकाने लगा दिया है, ये बातें अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इन सारी बातें अपने आप में परिभाषित होंगी, और जिस प्रकार की घटिया बयानबाजी ये कर रहे हैं वो भी सारी बातें आएंगी। ठीक है, ये जनता को तय कर दीजिए कि घटिया कौन बोल रहा है। अनिल जी। अनामिका जी, मेरा तो ये कहना है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय चैनल है जिस चैनल पर हम बहस कर रहे हैं, और वो बहस बेतुकी बहस हो रही है। सही मायनों में ये जो चुनाव आयोग की बात करें, मान्यता की बात करें, अगर जनता ही नकार देगी, जनता ही वोट नहीं देगी, तो पार्टी कहाँ से खड़ी रहेगी। वजह इतनी मेहनत ये है, टीवी पर बोल करके शोर मचा रहे हैं, अपने इलाके में जाएं, इलाके में काम करें, इलाके में काम करने में जनता स्वीकार करेगी तो चीज आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो इस तरह की बहस कर रहे हैं, और बहस करने के बाद में बेतुकी बातें आपस में हो रही हैं, नकली दादा, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतने हमारे दोस्त सारे गंभीर मेरे प्रवक्ता यहाँ पर बैठे बात कर रहे हैं, सभी समझदार हैं और अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और निश्चित तौर पर दूसरे को बोलने का चांस देने का तो इनके पास प्रश्न नहीं उठता। और मेरा मतलब बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये जो पार्टियां हैं इनका अंदरूनी मामला है, जो भी इनका फैसला होगा इनका अपना फैसला होगा, लेकिन कम से कम जनता को बेवकूफ ना समझे, हरियाणा की जनता को बेवकूफ ना समझे, इस तरह की अनगढ़ बात करके समय बर्बाद ना करें और मतलब की बात करें। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है इनसे। और दूसरा ये है कि अगर जनता स्वीकार नहीं करेगी, कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, और जनता स्वीकार नहीं करेगी तो उस पर विलुप्त होना ही होना है। जनता की सेवा में लगो, जनता अपने पास स्वीकार करेगी, तुम आगे बढ़ो। ठीक है, धन्यवाद। भाग सिंह दमदमा जी, आपके पास आ रही हूँ। दीपक गहलोत ने एक बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर, जिसका जवाब तंवर साहब आप भी सुनिएगा, आपके पास भी आऊंगी इसके जवाब के लिए। भाग सिंह जी पहले जवाब दीजिएगा आप। दीपक गहलोत ने कहा कि जिस पार्टी के लिए एक बड़े नेता का पुत्र होना ही नेता बनने की योग्यता हो, उस पार्टी का विलय कब कहाँ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विलय को लेकर सवाल नहीं किया जा सकता। ऐसी पार्टियां ऐसे ही सियासत करती हैं। अनामिका जी, जो बात दीपक जी ने कही वो किस संदर्भ में कही वो कह सकते हैं, जो उनकी अपनी एक विचार है वो रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं एक बताऊं कि पार्टी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, वो किसी न किसी परिवार से, यदि राजनीतिक परिवार है तो उसका कहां उसमें दोष आ जाता है कि राजनीतिक परिवार का व्यक्ति राजनीतिक पार्टी नहीं खड़ी कर सकता। अब परिवार के लिए जिस प्रकार आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी है, हम धुर विरोधी रहे हैं कांग्रेस के हमेशा से, वो एक परिवार के आसपास घूमती आई है। क्या आप कह दोगे कि वो खत्म हो जाएगी पार्टी किसी तरह से? मैं नहीं मान सकता राजनीति के अंदर इस प्रकार के हालात हो। और कई पार्टियां, चाहे पंजाब में आप लगा लीजिए, अकाली दल है, कितने समय से राजनीति कर रहा है, जितनी भी है। समाजवादी पार्टी यूपी में, ममता बनर्जी जी वहां पे बैठे हैं अभी तक, जब से उन्होंने ही चलाया उस पार्टी को अभी तक जितना है।
तो और बहुत ऐसे उदाहरण है इस देश के अंदर। राजनीतिक पार्टी जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं से होता है, और उस जुड़ाव के तौर पर जो उनके पूर्वज या उनके जो पहले राजनीतिक रहे हैं उनके कामों का बखान भी हमेशा किया जाता रहा है कि हमने इस प्रकार से। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी, इनको पूरी दुनिया के जब सर्वप्रथम 100 व्यक्तियों को राजनीतिक नए युवा राजनीतिक लोगों को चुना गया तो उसमें भी पहले ये 30 के अंदर आए, 28 नंबर इनका है दुष्यंत जी का। जब वहां पर दुनिया मान रही है, दुष्यंत जी का कैलिबर को सब मान रहे हैं, आज जब कार्य कराने की इनकी क्षमता है, उनके हर कोई अधिकारी भी है वो कायल है कि बड़े से बड़ा अधिकारी भी एक सोचकर बात कहता है कि डिप्टी सीएम साहब कोई बात कहते हैं वो लॉजिक के अंदर कहते हैं। आज उस प्रकार का कोई वातावरण नहीं है कि जो कह दिया इस प्रकार से अनर्गल वो बिना ऑथेंटिक बात कहीं नहीं कही जाती। तो मेरी तो सिर्फ इसमें कहते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। व्यक्ति अपनी मजबूती के साथ, अजय सिंह जी के साथ प्रदेश की जनता को प्यार था, वो कैडर था, वो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय पर। दुष्यंत चौटाला जी की काम करने की जो क्षमता है प्रदेश के अंदर, आज उस वर्किंग को हर व्यक्ति मान रहा है, और उसका उदाहरण है दुष्यंत चौटाला जी की कोठी पर काम करवाने वाले मैक्सिमम लोग सबसे ज्यादा वहां पर रहते हैं और वो संतुष्ट होकर भी जाते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण भी होता है। मैं सिर्फ आपकी एक बात पे जरूर आना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा कि राजनीतिक मान्यता खत्म नहीं होती, स्टार्टिंग में होती है, तो मेरे भाई इतना बताना चाहता हूं, जिस प्रकार आपकी 14 के चुनाव में वोट आपकी अच्छी थी, आपकी मान्यता पे कोई खतरा नहीं था एनएलडी के ऊपर, लेकिन 2019 में आप 1.5 से 2% के ऊपर आ गए, आपकी मान्यता पे खतरा शुरू हो गया। यदि 24 में भी आपका प्रदर्शन इसी प्रकार से रहता है तो ये जो सिंबल है आपका चश्मे का, इस सिंबल को कोई आजाद व्यक्ति भी ले सकता है, कोई और व्यक्ति भी ले सकता है, फिर आपको कोई और टॉर्च, कोई और सिंबल, आप आजाद की तरह चुनाव उस समय लड़ोगे। और जो हालात है, आप बयानवीर बन चुके हो हर चीज के लिए। देखिए, राजनीति में बयान का जवाब हर जगह जरूरी होता है। आज जिस प्रकार आईएनएलडी की हालत है, कंडीशन है, वो उस वोट बैंक को ना तो 3 एमएलए ले पाने की स्थिति में है। ऐलनाबाद के अंदर जो इन्होंने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से समर्पण भाव में थी हुड्डा साहब के साथ, अभय सिंह के साथ। मैं इस बात में ना जाती हूं, सिर्फ 5000 का मार्जिन इनका रह जाता है। ये प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कोई विधानसभा हल्का बता दे जिनमें इनकी जमानत बची हो। और इन्होंने एक बात कही, मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक साथी से बहुत ज्यादा सहमत भी हूं कि 2018 में इन्होंने जोर शोर से कहा कि सरकार बन रही है। ऐसे क्या हालात थे कि 2 युवा वहां से निकाले गए, और जिनको गद्दार की संज्ञा देते हैं, ये पार्टी छोड़कर नहीं आए। इन्होंने पार्टी पे, झंडे पे, किसी चीज पे क्लेम नहीं किया, इन्होंने पार्टी से निकाला। और ऐसा क्या हुआ कि इनको निकालते ही इनेलो 1 सीट पर आ गई और 2% के ऊपर। लोहा मानना चाहिए कि प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला जी की तरफ देख रही थी, दुष्यंत चौटाला जी की तरफ देख रही थी, और जनता ने वोट के माध्यम से ये तय कर दिया कि जजपा ही ताऊ देवीलाल जी की असली विरासत है और आईएनएलडी शून्य पर आज की है। देखिए, जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पार्टी के साथ, परिवार के साथ गद्दारी की, उसके बाद जिस प्रकार से प्रदेश के लोगों के अंदर और जो इंडियन नेशनल लोकदल के उस वक्त के नेता थे, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रलोभन देके अपनी तरफ किया, कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज थी, राजनीतिक आवाज, वो टूटी। इसके बाद जो जिस तरह के हालात इस प्रदेश में रहे हैं, 2019 में गठबंधन सरकार बनने के बाद आखिर जो भाग सिंह दमदमा साहब इतनी लंबी चौड़ी कहानी फेंक रहे, बता दें, अभी कह रहे थे कि भाई इनका जो वैश्विक स्तर की भी बात कर रहे थे कि दुष्यंत जी को प्रथम उनमें गिना गया और उनका इतना बड़ा पॉलिटिकल कैलिबर है, तो शराब घोटाले का और रजिस्ट्री घोटाले का जो कैलिबर था वो भी, उसका भी जिक्र कर देते तो अच्छी बात थी। और अभी एक साथी ने, कांग्रेस के साथी ने कहा था लेकर सामने आया साहब कि भाई सरकार इन चीजों को सारा परिवार और कार्रवाई कर रही है। अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, क्या कार्रवाई कर रही है। आप मेरे टीचर नहीं, आप इस तरह नहीं, आप रूड भी बात कर सकते हैं, आप रूड भी बात कर सकते हैं, मेरी प्रति आपका जवाब ही नहीं है। आप कैसे बात करेंगे ऐसे? आपको तहजीब है आपको बात करने का? आप मेरे टीचर हो, आप मुझे टीच करोगे, आप टीच करोगे, बात कर सकते हैं आप। अरे आप टीच करोगे मुझे, शांत हो जाइए। ये क्या तरीका है डिबेट करने का? ये क्या तरीका है डिबेट करने का? जवाब देना जरूरी हो जाता है। आप दोनों शांत हो जाइए। किस तरह से बात कर रहे हैं आप लोग? ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप लोग? कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? ये क्या तरीका है बात करने का? कुछ नहीं हुआ। मेरी डिबेट में इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है।
एकदम आराम से और तसल्ली से और बहुत तबीयत के साथ बात कीजिए आप लोग। बीच में बोलते ये मेरी डिबेट है और यहाँ पर बहुत मर्यादित होकर बोलना पड़ेगा। एकदम आराम से बात कीजिए आप लोग। हम झगड़ा करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर, हम प्रदेश की सियासत पर बात कर रहे हैं और बहुत आराम से बात कर सकते हैं। प्लीज सर आप भी बोलिए। आ रही हूँ बियानी जी, आप ही के पास आ रही हूँ, बस मुझे 10 सेकेंड और दीजिए। हाँ अनामिका जी, जिस प्रकार से इस प्रदेश में प्रथम जो कोरोना का चरण था उसका जो लॉकडाउन था उसमें जो शराब घोटाला हुआ और वो रजिस्ट्री घोटाला हुआ, वो आखिर किसके महकमे थे? इनको इतना दर्द क्यों आता है? निसंदेह इस प्रदेश में जिस प्रकार से थानों में शराब बिकी, L2 के गोदामों से तस्करी हुई, ये जिम्मेदार लोग हैं उसके। अपनी गलती स्वीकार इस प्रदेश से माफी मांगे। इनेलो का जेजेपी में विलय से क्या लेना देना है? आज तक उसकी वो जांच का विषय है, हो रही है जांच। इनेलो का जेजेपी में विलय से क्या लेना देना है इसका? जांच का विषय, जांच हो रही है ना, इस पर कल बैठ जाएंगे फिर। ठीक है, इस पर कल बैठ जाएंगे ना। अभी विलय वाली बात पे आइए ना, डिबेट को डिरेल क्यों कर रहे हैं आप? विलय वाली बात पे आइए ना। अभी घोटाले को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 10 मिनट में बात हो जाएगी घोटाले को लेकर? आप विलय वाली बात पे आइए ना, आप विलय वाली बात पे आइए। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। 1 सेकंड रुकिए आप, प्लीज रुकिए। आप सवाल से भाग रहे हैं क्या? दीपक गहलोत ने पहले पूछा, दीपक गहलोत ने पहले पूछा। सर मैं पूछती रहूंगी, अगर आप चुप नहीं होंगे तो मैं 20 बार पूछूंगी, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। दीपक गहलोत ने पहले पूछा कि इनेलो ये क्यों नहीं बताती कि दिग्विजय और दुष्यंत के जाने से वो एक सीट पर सिमट कर क्यों रह गई। ये भाग सिंह दमदमा ने भी पूछा, इसका जवाब आपने नहीं दिया। आप घोटाले पर जवाब चाह रहे हैं। आप पहले विलय पर आज डिबेट है, उसी पर बात कीजिए। नहीं, मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं। निश्चित तौर पे गद्दारों की गद्दारी से प्रदेश में जो हमारी आवाज थी वो टूटी, इसलिए नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद जो प्रदेश के हालात बदले हैं, उसके बाद जिस प्रकार जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ, हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा के साथ आ रहे हैं। और ये रोज के अखबारों में आप देखिए ना। हाँ। मेरे साथ बात करने की बात ही नहीं है, रोज अखबारों में कवरेज है, आप देखिए। आनंद भी नहीं। दीपक गहलोत ने एक बात और भी कही, अनिल जी हंस रहे हैं। आय से अधिक मामले की संपत्ति के मामले में आज भी इस परिवार पे केस पेंडिंग है, जिसमें ना कि अभय चौटाला बल्कि अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, पूरे परिवार के लगभग 101 लोग यार दोस्त भी उसमें शामिल है। और बीजेपी ने वो तलवार इन दोनों परिवारों पर लटका रखी है। कहीं न कहीं बीजेपी एक अपनी गेम खेल रही है, जैसा कि इलाहाबाद चुनाव में रहा। देखो, खट्टर साहब की खटिया जब तक बची रहेगी, जब तक जाट वोटर डिवाइड रहेगा। खट्टर साहब अपनी गेम खेल रहे हैं और उसी गेम के तहत हमारी ये दोनों प्रवक्ता भाई लड़ रहे हैं। जबकि परिवार की अपनी एक मजबूरियां है, एक साथ होना नहीं या नहीं होना, ये परिवार की अपनी मजबूरियां हैं। तो आज मेरे ख्याल में तो हमारा कोई डिबेट पे कोई हिस्सा नहीं बनता था अनामिका जी, एक कांग्रेस के नाते। और तो मैं देश की और प्रदेश की जनता को एक बात कहना चाहूंगा कि इन लोगों की लड़ाई को जेजेपी का विलय आप ही बोलिएगा ना। आपने कहा कि मेरा कोई मतलब नहीं बनता था, ऐसे थोड़ी ना बुलाया मेरी बात। अनामिका जी मेरी बात पूरी हो जाए। आपने इन दोनों प्रवक्ताओं को बड़ा टाइम दिया, सभी को दिया। मैं तो खाली एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये लोग लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कभी पार्टी एक करने की बात करते हैं, कभी अलग करने की बात करते हैं। जिस प्रकार से आज प्रदेश की स्थिति है, और आज दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री है, बेरोजगारी दर हमारी कहाँ चलेगी, महंगाई दर कहाँ चलेगी, उसमें पूर्ण तौर पे हिस्सेदार है। और जब तक मैं अभय चौटाला जी की बात करूं, जब हम किसानों के हक में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, आप 2 दिन ठहर के त्याग पत्र देना, कम से कम किसानों के हक में एक बार विश्वास पत्र के उसमें आप वोटिंग तो करें, पर तो वो साइड मार गए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ, ये बीजेपी की गेम चल रही है। जैसे जैसे वो कहते हैं इल्जाम दे देते हैं और उनकी दोनों की यही पार्टियां उनकी डुगडुगी बजा रही है और अपनी चीज बचा रही है और कुछ नहीं है। अब मैं पूछ लूं आपसे आनंद जी, आप कह रहे कोई ठीक नहीं है, इनेलो का जेजेपी में भी विलय हो जाए और इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि जेजेपी का बीजेपी में विलय हो जाए, है ना? अगर ऐसा होता है, मैंने कब कहा? आपने अभी इससे पहले ही तो कहा था। मैंने कहा बीजेपी, ये बीजेपी की दोनों टुकड़ियां बजा रही है, जैसे वो चाहेंगे दोनों पार्टियां करेगी, और परिवार इंटरनल तौर पे एक है। मैंने ठीक है, आपने यही कहा, इसी का प्रदेश कांग्रेस पे कैसा असर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको?
आप मजबूत होंगे कि कांग्रेस कमजोर होगी? इनका परिवार है, ये कोई अलग रही है, इनका मैटर है। आपने कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक का कायम है, अगली सरकार कांग्रेस की है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। क्योंकि आज भाजपा से और जेडीपी सरकार से आम आदमी दुखी है। और ये दीपक गहलोत जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दोनों ही पार्टियों का वजूद क्या है। और आज बीजेपी तो शून्य काल में वैसी जा रही है। आज मोदी जी का बयान सुन लो, दीपक गहलोत जी, आप ऑल ओवर इंडिया में चले, मोदी जी का बयान सुन लो। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह तो बेटी पढ़ाओ और बेटी पीटो, ये बयान दे रहे हैं आज। आप उनके आज का ट्वीट सुनो आप। अब ये बदला गई है, बीजेपी पूरी तरह से बदला गई है और वो इसी तरह के खेल खेलेगी। ये उनके सामने स्थिति है। आनंद जी, स्लिप ऑफ टंग की बात नहीं कर सकते कि स्लिप ऑफ टंग हो गई होगी किसी बात पे, मुझे नहीं पता। जो जिस एक बात बताओ, राहुल गांधी का थोड़ा हो जाए तो पूरा वर्ड उठा लेते हो आप। और आज मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए आप। नहीं लगा रहा हूँ मेरे ऊपर मत कहिए कि मैं उठा लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। मैं ऐसे विश्लेषण में बैठा हूँ और जो बातें हुई है वो मैंने बोली है, जो हकीकत है मैं वेरीफाई करवाने के लिए तैयार हूँ आपको। मैं कहता हूँ मेरे भाई, आप गणमान्य व्यक्तियों में से बैठे, मैं आप पे आरोप लगा ही नहीं सकता कि आप जिस सीट पे आज बैठ के बात कर रहे हैं। मैं कहते आपके आरोप लगा सकता हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ, आप आज हरियाणा की बात कर रहे थे, हम इंडिया में चले गए, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात बताई। मैं तो आनंद जी एक ही बात कहूँगा, अनामिका जी, मैं सर आप आदरणीय है, मैं आपके बारे में आपके बारे में हल्की बात नहीं हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं मामला जेजेपी आईएनबी का है, बीजेपी को इसमें बीच में लपेट रहे हैं और बीजेपी के बारे में आरोप प्रत्यारोप करवा रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पंजाब के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं है? पंजाब में सब लोगों को रोजगार मिला हुआ। आप नहीं सुन रहे। और अरे भैया बिल्कुल ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप बात सुनिए, मैं इसी बात के लिए कह रहा हूँ कि आप जो है इन पार्टियों के मामले में बीजेपी को मत लपेटो। और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कैसी है वो सबको पता है। और हम फूट डालो राज करो, बीजेपी नहीं करती। फूट डालो राज करो, कांग्रेस करती है। कांग्रेस की शुरू से पॉलिसी रही कि जनता को बांटो। ठीक है, आपका जवाब हो गया। दीपक गहलोत, मैं भाग सिंह जी ने अभी कहा था कि मैंने टॉपिक पे आइएगा जी, टॉपिक के ऊपर भाग सिंह जी कह रहे थे कि एक पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी है, ये नहीं है और ऐसे नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी एग्जाम्पल दे दिया। दमदमा साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो चौधरी देवीलाल जी की विरासत चलती है, आपके जो नेता है इसकी चौथी पीढ़ी के नेता है। समाजवादी पार्टी की जो नींव रखी थी वो मुलायम सिंह यादव जी ने रखी थी। मुलायम सिंह यादव जी ने, अब उनके पुत्र हैं, आज वो गठबंधन करते घूम रहे हैं पूरे प्रदेशों में। और उसके बाद आपने ममता बनर्जी जी का नाम लिया, तृणमूल कांग्रेस का, उसकी नींव उन्होंने स्वयं रखी थी। आपने ये अकाली दल का नाम लिया, अकाली दल बादल साहब ने बनाई थी, उनकी दूसरी पीढ़ी अभी तक आई नहीं है। तो मैं जो आपको बात कह रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बात है, वो उस चीज के ऊपर लीजिए। आप लोगों की चौथी पीढ़ी और जो आपने एग्जांपल दिए उनकी दूसरी पीढ़ी में क्या हालत हो रखी है आप खुद देख लीजिए। शिरोमणि अकाली दल का पंजाब में क्या हाल हो रहा है वो आप देखिए, समाजवादी पार्टी का क्या हाल है वो आप देखिए। साहब मैंने कहा भाग सिंह जी चल रहे हैं और रहेंगे। आ जाऊंगी भाग सिंह जी, इनके बाद मैं आप ही के पास आ जाऊंगी। पहले बात पूरी होने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। और जो मैंने इन परिवार की पार्टियों का जो नाम लेके चला था, उसका जो मूल मेरा कहने का मतलब था वो यही था, ठीक है। और जिस प्रकार से सारे मामले चल रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं, इनके विलय हो रहे हैं आपस में, तो मैं तो नहीं मानता कि राजनीति कर रहे तो विलय करने में तो कोई समस्या है राजनीति करने में। और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और उन बयानबाजियों को लेकर जिस तरह से अभी आप इस मंच पर भी बातें सुन रहे हैं, जिन शब्दों का चयन हो रहा है, क्या आप ये मानेंगे कि दोनों ही पार्टियों को ये याद रखना चाहिए? एक तो राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठेगा, सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा नहीं पता होता, संभावनाएं असीम होती हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या इनेलो और जेजेपी दोनों को याद रखना चाहिए कि दुश्मनी जमकर करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो? देखिए जी, ये तो बिल्कुल बन सकते हैं इसमें, और इनका तो परिवार ही एक है, तो अगर कोई व्यक्ति बैठ के इनका समझौता करा देता है और हो जाता है तो इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य मानने वाली बात भी नहीं है। और दूसरी, मैं तंवर साहब को भी एक बात बता दूं। तंवर साहब, जिस प्रकार से आप कह रहे परिवार के साथ गद्दारी करी, परिवार के साथ गद्दारी कर दी, पार्टी के साथ गद्दारी कर दी, परिवार के साथ गद्दारी किसने करी? परिवार के लोगों ने कर दी। उसको गद्दारी कहते हैं क्या आप? और जब तक ये आप लोगों के साथ थे, आप लोग इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाते थे, आज आप इनको गद्दार की संज्ञा दे रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं जलील करना चाहिए जिस प्रकार से आप अपने सारे तरकश भर के, तीर भर के आ जाते और सारे मारने लग जाते एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे नहीं चलता। आप लोगों को
अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आज आप लोगों की स्थिति क्या है। और अगर आप मेरे को कानून सिखा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी की सदस्यता किस प्रकार से रद्द कर सकता है, तो आज यहां पे आने से पहले आपने नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से पढ़ लेना जाने के बाद, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो एक बार मुझे फोन कर लेना। जिस प्रकार से दमदमा जी ने कहा, शायद दमदमा जी ने कहा था, आपके सिंबल, चश्मे का सिंबल 2029 में अगर आप अलग अलग लड़िए और 2029 में चश्मे के सिंबल पे लड़ते हुए मैं पता नहीं कितने लोगों को दिखा दूंगा जिनका आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। निर्दलियों में बटेगा सिंबल, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं। चलिए भाग सिंह जी, आप थोड़ी देर और रुकिए। तंवर साहब जवाब। देखिए अनामिका जी सबकी बात सुन ली, सारी बात ठीक। ये जिस प्रकार के बयान और ट्वीट आए हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में तहसीलों में, आरटी ऑफिस में, खनन विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस प्रकार से कल नारनौल का तहसीलदार परसों पकड़ा गया, कैथल का एसडीएम पकड़ा गया, और इस विषय में ये विषय नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप डिबेट पे आ जाइए। आप डिबेट पे आ जाइए, नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। डिबेट पे आ जाइए, ठीक है। भाग सिंह जी आप जवाब दे दीजिए। मत सुनिए, तंवर साहब को नहीं बोलना है। नहीं, अगर विषय है तो आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो नहीं सुनूंगी सर। बड़ी माफी, हाथ जोड़कर माफी सर। विषय पर बोलिए, आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा दूंगी। विषय पर नहीं बोलेंगे 2 सेकंड नहीं सुनूंगी। भाग सिंह जी, भाग सिंह जी। मैं अनामिका जी इतना कहता हूं कि इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ कारवा कैसे लूटा। मेरी सिर्फ इतनी बात है कि हर पल हर बात यही कहते थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री, और हम सर अपनी बात आप बोल नहीं रहे, औरों को आप बोलने नहीं दे रहे। सुखबीर जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सर, सीरियसली नहीं, मुझे वाकई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अपनी बारे में टॉपिक पे नहीं बोल रहे, और जब कोई और टॉपिक पे बोल रहा है बोलने नहीं दे रहे। प्लीज सर, मेरा जवाब देना। नहीं, आप मुझे बताइए सर। आप हाँ, मेरा जवाब देना। मैंने सिर्फ इतना सा सवाल है मेरे तंवर साहब, मेरे भाई से इतना सा सवाल है, इतना सा सवाल है, चौवन हो गया, मुझे वाइंड अप करना है। फाइनल कमेंट, ठीक है, मैं फाइनल करता हूँ, मैं वाइंड अप करता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अभय सिंह जी भी यही कहते थे, सभी कहते थे कि दिग्विजय और दुष्यंत यहाँ पर गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी सत्यता आज निकल कर आई है जब प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि ओम प्रकाश चौटाला नहीं, अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इनकी पहले से सोच थी पार्टी तोड़ने में अभय सिंह चौटाला और इन जैसे साथियों का साथ था, वो मुख्यमंत्री के सपने देखता था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से इनका कोई लेना देना नहीं था, पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। आज के बयान में इन्होंने क्लियर कर दिया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मोहरा बनाया था और ये खुद बोलने दीजिए। हाँ अनामिका जी, मेरा तो सभी कांग्रेस को भी अपने गृहवान में झांकना चाहिए, इनेलो को भी अपने गृहवान में झांकना चाहिए। बीजेपी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, और पारिवारिक पार्टी वालों को बीजेपी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। आनंद बियानी, फाइनल कमेंट। गोयल साहब जो बात कह रहे हैं, हम कोई धार्मिक पार्टी लग रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी आपको? अरे पारिवारिक पार्टी, मोदी जी के अलावा आप सर पारिवारिक पार्टी हैं सर, आप एक परिवार के बीच घूम रहे हैं सर, आप एक परिवार के। आनंद जी की आवाज ही चली गई। चलिए समाप्त कर दीजिए दीपक जी। जिस प्रकार से सारा चल रहा है बड़े दिलचस्प है वैसे तो ये, और चुनाव नहीं है तो उस प्रकार की सरगर्मियां उठती रहती है, बयानबाजी चलती रहती है, तो लोगों को खासकर इनका आनंद लेना चाहिए। चुनाव से पहले इतनी बढ़ गई जी, और ये ठीक है, चलता रहता है राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, गिरेबान में सबको झांकना चाहिए। बीजेपी भी कह रही थी हम 75 पार और सिमट गए, उनको समर्थन लेना पड़ा दूसरी पार्टी से, तब सरकार बनी है। जेजेपी को झांकना चाहिए, जो मुख्यमंत्री के सपने ले रहे थे वो 10 पे आके सिमट गए। इनेलो को तो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है, और कांग्रेस को तो ये भी देखना चाहिए कि जो एक आपका पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपने जिलाध्यक्ष भी नहीं बना पाया। कुल मिलाकर सबके तर्कश में बाण हैं, और सभी शब्द बाण चलाने से पीछे नहीं छूट रहे। लेकिन तर्कश में बाण कितने मजबूत हैं, कितने वजनी हैं, ये भविष्य के गर्भ में अब हम चचा भतीजे की तरह, हम अभय चौटाला, दिग्विजय या दुष्यंत चौटाला की तरह यहां पर भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन खबरें शुद्धता के साथ परोसते रहेंगे। नमस्कार।